हेलो दोस्तों। तो आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो देखते हैं न्यूज़ में। तो पहला है, भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा समझौता हुआ है। तो किसके बीच? अमेरिका के साथ साइबर सुरक्षा हुआ है। तो कहाँ हुआ है ये स्थान? वॉशिंगटन डीसी में। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत ने किसके साथ सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए किया है। तो साइबर के लिए हमने वॉशिंगटन डीसी मतलब अमेरिका के साथ किया है। इसमें क्या होगा? साइबर जो खतरे होंगे उनकी खुफिया जानकारी, डिजिटल फॉरेंसिक में सहयोग मिलेगा। जो फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है उनमें जो डिजिटली रूप से होंगी, और खुफिया जानकारी, इन सब में सहायता मिलेगी। तो भारत के जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो राजदूत विनय मोहन क्वात्रा थे। तो ये हुआ। दूसरा है, उड़ीसा और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। तो उड़ीसा में जो मोहन चरण मांझी हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भी यात्रा करी थी उड़ीसा की, जिनका नाम क्या है? थरमन सान मुगरत्नम। और मांझी इनकी मीटिंग हुई थी। तो सिंगापुर और उड़ीसा के बीच समझौता हुआ है। स्थान कहाँ है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो कौशल विकास, ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास के लिए। तो उड़ीसा का समझौता किस एक देश से हुआ है? तो सिंगापुर से हुआ है। किस कारण हुआ है? तो कौशल विकास, ग्रीन एनर्जी के लिए हुआ है। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। अगला आर्टिकल है, बिहार क्या कर रहा है? अपने डाक विभाग में एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। तो इतना ही आ सकता है कि किस राज्य ने डाक विभाग में एआई तकनीक का उपयोग किया है? तो बिहार करेगा। तो इसमें क्या होगा? डिलीवरी होगी, बुकिंग होगी, लॉजिस्टिक्स सब एआई से जुड़ जाएंगे। अगला, मुंबई में एकल परिवहन प्लेटफॉर्म तो घोषणा की है मुख्यमंत्री जो वहाँ के अब हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उनमें बताया कि एक टिकट से मेट्रो हो, चाहे बस हो, चाहे मोनोरेल हो, चाहे जो महाराष्ट्र की बसें हों, लोकल ट्रेन हो, सब में एक टिकट से ही यात्रा हो सकती है। तो ऐसा कहाँ किया गया? मुंबई में एकल टिकट वाला प्ले मतलब किया गया है यहाँ पे। तो ये है। अब भारत है वो विश्व तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो भारत में सबसे बड़े थर्ड नंबर पे हम क्या है? स्टार्टअप में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ 100+ यूनिकॉर्न है। जो स्टार्टअप की संबंधित यूनिकॉर्न है, जो नई कंपनियां, उनमें 100+ हैं भारत की। और थर्ड रैंकिंग है। तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जो नई कंपनियां स्थापित होती हैं स्टार्टअप्स, उनमें हम थर्ड रैंकिंग पे हैं। तो ये मेन है। और इसमें एक अभी जो इकोसिस्टम में जुड़ा है, तो इन स्पेस के तहत 1,000 करोड़ का फंड भी सरकार ने स्थापित किया है। तो क्या है कि भारत यूनिकॉर्न 100+ है और विश्व में रैंकिंग हमारा थर्ड रैंकिंग पे है। उसके बाद है आईएनएस मुंबई। तो आईएनएस मुंबई मतलब ये जहाज है जो वो बाहर जो वहां पे मुंबई में क्या हुआ है? अभ्यास हो रहा है पेरोस। तो ये 9 दिन का अभ्यास है 16 जनवरी से। हो कहाँ रहा है ये? आईएनएस अपना मुंबई जाएगा। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक के बीच जो जलडमरू मध्य है, मतलब स्ट्रेट है उधर की तरफ। तो मलक्का सुंडा वाला एरिया। तो मलक्का सुंडा कहाँ है? जब इधर से जाएंगे तो पहला एरिया कहाँ पड़ता है? सुमात्रा। और सुमात्रा के बाद क्या पड़ता है? जावा। और इधर की तरफ मलेशिया होता है ऊपर की तरफ। तो मलेशिया और इसके बीच में कौन सा? मलक्का स्ट्रेट है। तो उन्हीं वहीं पे हो रहा है कौन सा? ला पेरोस करके एक अभ्यास है। अपने यहाँ से कौन सा जहाज जाएगा? आईएनएस मुंबई जाएगा। इसमें बाकी कई सारे देश हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका है। उसके बाद है दिगंतारा को लेकर। तो दिगंतारा स्पेस टेक स्टार्टअप है की सफलता। तो इसमें क्या हुआ है? मिशन स्कॉट करके आया। तो ये पूछा जा सकता है मिशन स्कॉट क्या है? तो ये दिगंतार का स्पेस स्पेस टेक स्टार्टअप की सफलता, मतलब उन्होंने स्टार भेजा है अपनी स्पेस में। कहाँ भेजा है? लो अर्थ ऑर्बिट में। अब लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर, अगर हम पृथ्वी के चारों ओर देखेंगे तो कम ऊंचाई वाला एक सर्कल समझ लेना है इसे, जहाँ सैटेलाइट भी होंगी। जहाँ क्या होगा? सैटेलाइट होंगी, प्लस में वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री भी जाते हैं। तो यहीं जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। ये कितनी दूरी पे होता है? तो 180 या 170 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वही कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, तो उसकी भी जितनी सारी सैटेलाइट हैं वो यही है। क्योंकि संचार की जितनी सैटेलाइट होती हैं वो यही होती हैं, क्योंकि ये पास एरिया है, केवल 180 से 200 2000 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से सिग्नल कैसा आएगा? अच्छा आएगा। तो सारी सैटेलाइट जो होती हैं वो यही होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल पास है। तो क्या समझ में आया? लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पे दिगंतारा ने अपना स्पेस टेक मतलब भेजा है स्पेस मिशन स्कॉट को, वहीं सारी सैटेलाइट होती हैं।
तो ये बस समझ लेना है कि ये एक तरीके से स्पेस में घूमने के लिए कि स्पेस एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है जो सबसे पास वाले एरिया में घुमा के ले आएगी। यहीं पे जाते हैं जो देखते हैं हम लोग घूमने जाते हैं इसी एरिया में जाते हैं। और काम कैसे करता है ये एरिया मोबाइल टावर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही सैटेलाइट जीपीएस जो जीपीएस तकनीक होती है वो मौसम के जितने उपग्रह वगैरह होते हैं मौसम की जानकारी वाले यहीं से मिलता है। तो ये हो गया। तो यहाँ से सैटेलाइट सिग्नल जल्दी प्राप्त हो जाता है तेज हो जाता है तो एक तरीके से समझ जाएंगे पास है तो यहाँ बफरिंग नहीं होगी नेटवर्क कैसे आएंगे अच्छे आएंगे। और यहीं सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे आईएसएस यहीं स्थित है। आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो स्पेस स्टेशन जो यहाँ रहते हैं जो जैसे अभी सुनीता विलियम्स वगैरह हैं तो वो इसी एरिया में है यही वाला एरिया है। यहाँ पे एक समस्या क्या होती है कि यहीं पर चूंकि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं तो इस एरिया में कचरा भी है जो खराब सैटेलाइट है। तो ये हमने देखा तो मिशन स्कॉट किसका है दिगंतारा का है। और इस कहाँ गया है लो अर्थ ऑर्बिट में गया है ट्रैकिंग और इमेजिंग के लिए। तो बाकी सारी यही चीज़ें और इन स्पेस के तहत यहाँ 1,000 करोड़ रुपए के फंड के अंतर्गत ये है। और क्या है भविष्य का लक्ष्य कि 2033 तक भारत स्पेस इकोनॉमी को 44 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। तो भविष्य का लक्ष्य क्या है इंडिया का कि 2033 तक भारत का स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ स्पेस से जो रुपए कमाए जाएंगे तो जैसे सैटेलाइट बेच के हो या यात्री बेच के हो तो ये सब करने के हमें कितना 44 अरब डॉलर तक पहुंचना है। अगला योगी जी की इनकी बैठक हुई है प्रयागराज में तो बस 22 जनवरी को बैठक हुई है महाकुंभ वाले पे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये आर्टिकल। अगला है पढ़नीकालीन भारतवर्ष ये बुक का नाम है। पढ़नीकालीन भारतवर्ष। इनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक है पढ़नीकालीन भारतवर्ष। पढ़नी के अष्टाध्यायी है जो ग्रामर का है। तो अष्टाध्यायी मतलब 8 चैप्टर वाला तो ये ग्रामर से संबंधित है। तो इसी के लेखक मतलब इस पे इन पे ही बुक लिखी है पढ़नीकालीन भारतवर्ष पे वासुदेव ने। तो ये इंपॉर्टेंट है अभी अपने जो सीएम है योगी उनके द्वारा ही इस पे उसको लॉन्च भी किया गया था इस पे चर्चा भी की गई है। अगला यूपी पुलिस की नई साइबर सैटेलाइट है। तो नई साइबर वेबसाइट तो कौन सा है साइबर पुलिस यूपी पुलिस gov.in ये एक नई वेबसाइट है। इसमें होगा क्या कि जो चोरी फ़ोन नंबर मतलब जो मोबाइल चोरी फ़ोन की खोने की खबरें ये सारी चीज़ें शिकायत मतलब ऑनलाइन पुलिस के लिए ये वाला पोर्टल है। अगला है NVRI। तो NVRI जो है इनमें फूलों की प्रदर्शनी कहाँ पे ये वाला एरिया है तो ये लखनऊ में मेन बात ये है कि लखनऊ में फूलों की एक प्रदर्शनी हुई है बस इतना याद रखना। कहाँ पे फूलों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है लखनऊ में तो है। और किसने NVRI ने लगाई है। कर्नाटक ने पांच जीता पांचवा विजय हजारे ट्रॉफी। तो क्रिकेट वाली भी जो विजय हजारे ट्रॉफी है कर्नाटक ने जीत ली है। तो कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। उसके बाद अगला आर्टिकल है इजराइल और हमास को लेकर। इंपॉर्टेंट है काफी लोकेशन वाइज भी तो इसके लास्ट में हम देखेंगे अभी इसकी लोकेशन भी। तो इजराइल और हमास के बीच क्या हुआ है बंधकों की अदला बदली और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। तो अब क्या हो गया युद्ध की घोषणा अब जो हुई थी। हुआ क्या था स्टोरी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था और 250 लोगों को बंधक बनाया था 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो ही गया था। फिर हमास हम तेहरान में हमास के जो प्रमुख थे हानिये का हत्या हुई थी। फिर हिजबुल्लाह के नेता की हत्या हुई थी तो ये सारी चीजें चली रही थी। अब क्या हुआ युद्ध विराम हो गया है अमेरिका और इजराइल और इनके सहयोग से। तो अमेरिका ने सहयोग किया था इसे करने में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सिंगापुर के जो अभी हमने देखा था सिंगापुर और उड़ीसा में क्या हुआ है समझौता हुआ था। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति ने कोणार्क मंदिर का भ्रमण किया था। कोणार्क मंदिर के बारे में देख सकते पहले तो यही नाम याद कर लेना सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है थर्मन षणमुगरत्नम है। और कोणार्क मंदिर कब बना था 13वीं सेंचुरी में बना था। तो इम्पोर्टेंट क्या है 13वीं सेंचुरी में बना था ये मंदिर। मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। तो 1250 में ये मंदिर बनाया था गंग वंश के शासक। यहाँ गंग वंश के शासक हुआ करते थे नरसिंह देव प्रथम ने ये बनवाया था। ये मंदिर सूर्य भगवान के रथ के जो रूप में डिजाइन किया गया था। तो सूर्य भगवान का जो रथ है उसके रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ ऐसे जो अभी ये फोटो में लगा है ऐसे 12 पहिए यहाँ पे बने हुए हैं। 12 पहिए और जिन्हें खींचने के लिए कितने 7 घोड़े दिखाए गए हैं। अब जो रथ का पूरा ढांचा है वो सूर्य भगवान जैसा ही है ये देख लिया। अब जो 12 पहिए हैं पहिए विशाल ये 12 किसको दर्शाते होंगे 12 महीनों को। 12 महीनों को दर्शाते हैं। और जो 7 घोड़े हैं वो सप्ताह के साथ दिनों को दर्शाते हैं। खगोलीय स्तर पर कहा जाता है कि ये जो पहिए हैं ये
टाइम भी बताते हैं, ऐसे सूर्य की जो रोशनी आएगी वो जैसे जैसे इन पे इधर उधर पड़ती चली जाएगी, वैसे वैसे घंटों का मतलब इन इससे पता चल जाता है कि कितना टाइम हो रहा है। तो इनमें ये भी एक इनकी खूबसूरती है। दूसरा, इनकी नक्काशी वगैरह भी है। और एक स्टोरी चलती है काला पहाड़ की। तो काला पहाड़ एक मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करता था, मुस्लिम आक्रमणकारी काला पहाड़ ने इस मंदिर पे काफी नुकसान पहुंचाया था, तो ये है। और इसे एक इम्पोर्टेंट चीज और क्या होती है, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पगोडा का मतलब क्या हुआ, जो समुद्री यात्री जब किसी एरिया में आते तो उन्हें पहचान के लिए एक जगह होती थी। तो सूर्य मंदिर ये था, दूर से ही दिख जाता था कि अब उड़ीसा आ गया है। तो इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था। खगोल और वास्तु शास्त्र के लिए काफी जाना जाता था। अब इसकी एक शैली के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कल्चर वाले में, कि आर्ट एंड कल्चर में शैली कैसी है, तो इसकी शैली है कलिंग शैली। कलिंग शैली, अब कलिंग शैली जो स्टाइल है वो किस में आती है, तो ये आती है नागर शैली में, जो अपने यहाँ उत्तर भारत में चलती है नागर शैली। तो नागर शैली के अंतर्गत एक शैली है, वो है कलिंग शैली, उसमें ही ये आती है। बाकी हमने देख ही लिया है सारी चीजें। अगला जो है, अगला आर्टिकल है स्वामित्व योजना को लेकर। तो स्वामित्व योजना क्या है, कि इसमें क्या होगा कि संपत्ति कार्ड होगा, जैसे गांव में किसी की भूमि है तो उसकी संपत्ति वाल उस पे मतलब कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ है, उसका एरिया कितना है, वो सब सैटेलाइट से जांच के बाद एक कार्ड बनेगा, उसे कहा गया है स्वामित्व योजना, ताकि क्या हो, विवाद वगैरह कम हो, सबको हक मिल पाए। तो ये सब चीजें स्वामित्व योजना के अंतर्गत है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 65 लाख अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। 2 करोड़ 24 लाख के आसपास ये लाभार्थी बन चुके हैं। और अभी बाकी ये चल ही रहा है। तो स्वामित्व योजना पूछ लेगा तो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक का मतलब क्या है, कि अगर भूमि होगी किसी की तो उस पर लोन भी तो मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कठिन होते हैं, क्योंकि गांव की भूमि के कागजात नहीं होते। तो ऐसी चीजों के लिए क्या है, स्वामित्व योजना। तो गरीब जो वंचित हैं उन्हें बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा, दलित आदिवासियों को विशेष लाभ होंगे। तो ये है। फसल बीमा योजना के लिए किसानों के हेल्पलाइन है, तो हेल्पलाइन नंबर तो नहीं पूछा जाएगा। मेन है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया है। अब ज्योति रात्रे हैं, ज्योति रात्रे भारत की सबसे उम्र दराज पर्वतरोही हैं। तो 56 साल की जो रात्रे हैं ने अंटार्कटिका के माउंट बिन्सन, तो ये पूछा जा सकता माउंट बिन्सन कहाँ है, तो ऐसे नाम कर लो, इसे बिन किया है ने, जीता है तो विंसन। तो माउंट बिन्सन है, ये अंटार्कटिका पे, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो साउथ पोल पे, ये अंटार्कटिका वाले एरिया में इन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया है। -52 टेम्परेचर यहाँ रहता है। अलास्का, जो इनका अगला लक्ष्य है वो अलास्का के देनाली में है, अमेरिका में है। अलास्का वाला एरिया, वो अमेरिका कह रहे हैं, इसमें यूरोप वाले एरिया में, जो रशिया का ऊपर एरिया है। और उससे रसिया के एरिया से जब हम चलेंगे अमेरिका की तरफ, तो बेरिंग स्ट्रेट को पार करके कहाँ पड़ता है, अलास्का वाला एरिया। तो अलास्का जो अमेरिका का ऊपर वाला स्टेट है, तो वहीं पे माउंट देनाली है उत्तरी अमेरिका में। तो माउंट देनाली को सबसे ऊपर इन्होंने मतलब क्या किया है, इनका अगला लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद इनने अब तक उपलब्धि क्या की है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रोस, माउंट किलीमंजारो, एकांकागुआ और माउंट कॉसिस्को। तो सारे कॉन्टिनेंट के जीत लिए। ऐसे ये कहाँ का है एकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका का है। माउंट कॉसिस्को कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। एल्ब्रोस यूरोप वाला है। माउंट किलीमंजारो कहाँ का है, अफ्रीका का है। तो सारे जीत लिए। अब बचा है देनाली, जो अमेरिका में है, अलास्का वाले एरिया में। और ये रात्रे, और ये अंटार्कटिका का माउंट बिन्सन था। तो ये देखा हमने। उसके बाद है मंगलूर में पतंग महोत्सव हुआ है, तो बस इतना याद रखना, पतंग महोत्सव मंगलूर वाले एरिया में, बेंगलोर के पास। अब जनगणना चक्र में संबंधित बदलाव होंगे। जैसे 2021 में जनगणना होनी थी ना, वो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, फिर बाद में टाल दी गई थी। अब बता रहे हैं कि अगली जो जनगणना होगी 2027 में होगी। 27 में क्यों होगी, क्योंकि अगली जनगणना 27 में होगी, उसके बाद 37 में होगी, उसके बाद अगली वाली 47 में हो जाएगी, 2047 में। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि देश आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, और उसी साल 2047 में जो अगली जनगणना आ जाएगी, अगली के अगले वाला। तो इस वजह से अब शायद क्रम ऐसा हो जाएगा, जो 10 साल बाद 21 के बाद 31 में होनी थी, अब वो 27 में होगी, और उसके बाद 37, और उसके बाद 47, क्योंकि 100 साल देश की आज़ादी को पूरे हो जाएंगे। आधुनिक भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में अंग्रेजों ने कराई थी, पर 81 से नियमित रूप से हो रही है ये।
बीसीसीआई में नई नियुक्ति हुई है, तो एक है लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर हैं जो जस्टिस अरुण मिश्रा। तो जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्हें लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई में बनाया गया है। तो ये है नए कोषाध्यक्ष बनी है प्रभु तेज सिंह भाटिया। तो प्रभु तेज सिंह भाटिया हैं और सचिव बने हैं शौकिया करके। तो सचिव शौकिया, कोषाध्यक्ष हैं भाटिया करके, प्रभुतेज सिंह भाटिया, और मेन जो आएगा वो लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर है, क्योंकि ये अपने अरुण मिश्रा जस्टिस बने हैं यहाँ पे। आईएमएफ ने भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान घटा के 7% जो बताया था फाइनेंशियल 25 में, उसे 6.5 के आसपास कर दिया, तो थोड़ा घटा दिया है। और वैश्विक 3.3 में रहने का अनुमान लगाया है। उड़ीसा सिंगापुर का हमने देख ही लिया, भुवनेश्वर वाले एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए सिंगापुर से समझौता हुआ है, तो ये देख चुके हैं हम। उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2025 की बैठक हर साल ही होती है। तो 2025 की बैठक कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड। हर साल यहीं होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में ही है। तो 25 इस बार 20 से 25 जनवरी के बीच हो रही है। अपने प्रतिनिधि कर जाएंगे भारत से, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो वही है, आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है हर साल? दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। तो ये है। उसके बाद है जाफना। जाफना में थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, तो कई जगह पे बनाए जा रहे हैं, थिरुवल्लुवर सिंगापुर वगैरह में भी बनाए। तो जाफना में थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र का नामकरण किया गया है। तो जाफना में ये नया सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा, भारत की सहायता से निर्माण किया जाएगा। अब जाफना कहाँ है? तो जाफना श्रीलंका का ये ऊपर वाला एरिया है, जाफना प्रांति कहलाता है। ये लिखा जो जिला शहर है जाफना वाला, तो उत्तर वाला एरिया ये जाफना के नाम से जाना जाता है। तो जाफना प्रांत तो उत्तर में है सबसे श्रीलंका के। तो ये देख लिया। अब इधर से थोड़ा हम देख लेते हैं मैप ही, जैसे मन्नार की खाड़ी पढ़ते हैं, क्योंकि मन्नार श्रीलंका में ये जगह है, तो मन्नार की खाड़ी होगी। उसके बाद ये है एडम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। तो ये एडम्स ब्रिज ये रहा। इधर पंबन है, पंबन वाला एरिया, और ये पाक स्ट्रेट है, ये वाला पाक स्ट्रेट है, पाक बे है, और ये पाक स्ट्रेट वाला। तो ये है कुछ एरिया। उसके बाद अब जैसे श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम ये रही। उसके बाद है कोलंबो, ये ऊपर की तरफ कोलंबो मिलेगा। बाकी ये नीचे गाले है, फेमस जगह है गाले। तो ये देख लेना है। उसके बाद इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के खिताब विजेता, इंडिया ओपन बैडमिंटन। तो पुरुष सिंगल्स में जीते हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन। तो विक्टर एक्सेलसन जीते हैं पुरुष एकल्स में। महिला एकल्स में जीती हैं साउथ कोरिया की अन से यंग जीती है महिला एकल साउथ कोरिया की। पुरुष डबल्स में जीते हैं, डबल्स के ज्यादातर आते तो नहीं, सिंगल्स के ही आते हैं। गोह से फेई और नूर इजुद्दीन करके। महिला डबल्स में जापान के जीते हैं। मिक्स में भी याद नहीं, ये दो याद रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इंडिया ओपन बैडमिंटन वाला। डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन और महिला में जीती हैं, और साउथ कोरिया की अन ये अन से यंग करके। मुंबई में मैराथन हुआ है 25 वाला, उसमें इरीथ्रिया और केन्या, इरीथ्रिया इथोपिया ये है ना, जिबूती सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली, तो उधर ही है इरीथ्रिया। तो इरीथ्रिया और केन्या ने जीता एलीट रेस का खिताब। तो आयोजन हुआ है टाटा मुंबई मैराथन 2025 का, स्थान छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हुआ था। तो इसमें यही है कि एलीट श्रेणी में इरीथ्रिया के बेहॉर्न जो बेहॉर्ने टेस्फे हैं, और महिला रेस में जीती हैं केन्या की लॉइस चेपकेमोई टेले करके हैं। तो ये है। तो एरिथ्रिया और केन्या का मतलब दोनों लोग अफ्रीका के हैं, ये जीते हैं। उसके बाद इसकी विशेष पहल इसमें कौन सी थी? चैंपियन विद डिसेबिलिटी। तो नाम याद रखना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इरिथ्रिया के वेन हॉर्न करके हैं, और केन्या के जॉयस जॉयस चेपकेम। कृष्णा एल्ला को 2025 का आईएनएसए फेलोशिप सम्मान मिला है। कृष्णा एल्ला को। तो कृष्णा एल्ला को क्या मिला 2025 का आईएनएसए? आईएनएसए क्या है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो 1935 में स्थापित हुआ था। क्या करता है? वैज्ञानिक जो ज्ञान वाले लोग हैं और राष्ट्रीय समस्याओं का, जिन्होंने विज्ञान का यूज किया है समस्याओं के समाधान में, उन्हें ये मिलता है। तो कृष्णा एल्ला को मिला। इन्होंने वैक्सीन तकनीक में काफी प्रयास किए थे। महाकुंभ में, अब महाकुंभ 2025 प्रयागराज में, तो इसमें कुछ है जैसे कई सारी चीजें डेवलप करी जा रही हैं, जैसे 29 मंदिर बनाए जाएंगे जिनका सौंदर्यीकरण हो रहा है मंदिरों का। 21 पांटूल पुल है, पॉन्टूल पुल हमने एक वीडियो में देखे थे, जो पाइप के ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिए जाते हैं। तो ये है। उसके बाद विकास कार्यों के बजट खर्च, विकास कार्य कितना यहाँ खर्च हो रहा है, तो खर्च तो पूछा नहीं जाएगा, कितना कितना हो रहा है यहाँ पे।
उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक क्लस्टर, तो उत्तर प्रदेश में 3 नए औद्योगिक क्लस्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक संभल में है, एक हरदोई में है, एक उन्नाव में। तो पहले तो जिले ही पता होने चाहिए। एक संभल में है, संभल वाला एरिया किधर मिलेगा? इधर उत्तर की तरफ थोड़ा पश्चिम में। तो समल क्लस्टर है, समल क्लस्टर गंगा और गजरौला हाईवे के निकट है। तो समल वाले एरिया के आसपास वाला एरिया में गंगा और गजरौला हाईवे के निकट एक क्लस्टर डेवलप किया है, मतलब इंडस्ट्री के लिए होगा। यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्री के केंद्र बन जाएंगे। तो एक समल में, दूसरा हरदोई में। हरदोई कहाँ है? जो लखनऊ है उसके आसपास है, तो लखनऊ। और तीसरा है उन्नाव, उन्नाव भी लखनऊ के आसपास है, तो लखनऊ एक्सप्रेस वे के आसपास। तो एक समल में, दो लखनऊ के आसपास है, हरदोई और उन्नाव में 3 नए ये क्लस्टर बनाए जा रहे हैं औद्योगिक, तो जहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है आपदा प्रबंधन में भारत बना ग्लोबल लीडर, ये अमित शाह जी ने कहा है। तो 20 वर्षों में अपन भारत ने अपने और अन्य देशों में अपनी साख बनाई है। नेपाल, इंडोनेशिया, कई में हमने लक्ष्य, मतलब वहाँ पे मदद भी की और जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो नई परियोजना वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करी गई है। उसके बाद है चंद्रमा पहली बार सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। कैसे हुआ है? तो हुआ क्या है, चंद्रमा को 25 खतरों वाली अभी विरासत स्थल आया था, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, जिसमें भारत के भी 2 स्थल शामिल थे, जैसे कि हैदराबाद का मूसर रिवर फ्रंट, वो मूसी रिवर फ्रंट है, मूसी नदी है ना हैदराबाद के, तो मूसी रिवर फ्रंट वो, प्लस में भुज का हमीरसर झील है, भुज की हमीरसर झील, ये वॉच लिस्ट में शामिल थे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड में। ये आया था 1996 में, 2 साल बाद आता है। इसी में चंद्रमा को भी शामिल किया गया, क्योंकि चंद्रमा पर मानव गतिविधि बढ़ रही है, रोबोटिक्स वगैरह, तो वहाँ खतरा पहुंचेगा, तो इस वजह से चंद्रमा को भी शामिल कर दिया गया है इन्होंने अपनी लिस्ट में। सीआरपीएफ के अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, तो सीआरपीएफ के बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इतना ही याद करना है। इसमें सुशिक्षित समाज के लिए नई योजनाएं कुछ हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 में, वो याद कर लेनी। कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीएम श्री योजना, समग्र शिक्षा, निपुण योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। तो सुशिक्षित समाज के लिए कई योजना नीतियां हैं, तो सरकार ने उनका नाम बताए हैं। तो ये है, भारत बना है खो खो का चैंपियन, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों का भारत ने ही जीता है, और दोनों में ही भारत ने नेपाल को हराया है। तो खो खो में भारत जीता है नेपाल को हराकर। पुरुष में जो जीते हैं वो हरा विजय, जो पुरुष के जो अपने कप्तान थे उनका नाम था प्रतीक बायकर, और महिलाओं में जो कप्तान था उनका नाम था प्रियंका इंगले। तो प्रियंका इंगले सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं वो भारत के हैं, सुयस गरगेट करके, सुयस गरगेट है मेन, ये है। तो सर्वश्रेष्ठ अटैकर और खिलाड़ी है मेहुल। तो ये दोनों याद रखना है। अगला है हमास के बीच, अभी हमने देखा इजराइल के साथ जो समझौता हुआ युद्ध विराम, तो 3 चरणों में होगा। पहला चरण जो 42 दिन का होगा, इसमें क्या होगा, हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। किसके? इजराइल के। हमास ने 33 बंधक बना रखे हैं, उन्हें रिहा करेगा। इजराइल लगभग लगभग 1000 से 1500 के आसपास, ये 1500-1600 फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल और गाजा पर क्या हो जाएगा, इजराइल गाजा सिटी और नेटजरीम कॉरिडोर से अपनी सेना को वापस बुला लेगा, मतलब इजराइल क्या करेगा, अपनी सेना को वापस बुलाएगा, प्लस हमास 33 को छोड़ेगा, तो ये 1000-1500 को छोड़ देंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, सभी की रिहाई कर दी जाएगी पूर्णतः, इजराइल की सेना भी वापस आ जाएगी, मतलब पहले 42 दिन में तो केवल इतना होगा, दूसरे चरण में सभी वापस आ जाएंगे। तीसरे चरण में पूरी तरह के चौकियां खोल दी जाएंगी, गाजा का पुनर्निर्माण शुरू हो जाएगा, मतलब तीसरे में खत्म। अब 2 नाम याद रखने जैसे यहाँ पे है ना। अब जो सबसे पहले सेना वापस होगी वो नेट जरीम कॉरिडोर से होगी, तो इस कॉरिडोर को देखें तो नेट जरीम कॉरिडोर है, ये गाजा को 2 भागों में बांटता है, बांटने वाला सुरक्षा क्षेत्र है। तो नेट जारिम कॉरिडोर पूछ लेगा दुनिया में कहाँ है, तो कहाँ पे है? गाजा में है। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ये भी गाजा और मिस्र की सीमा पे है। तो इनका देखें तो गाजा ये रहा, गाजा और मिस्र की सीमा ये है, यहाँ है फिलाडेल्फी, जो बिल्कुल गाजा और मिस्र की सीमा ये है। ये कौन सा है? इजिप्ट वाला है। और ये कौन सा है? जो इजिप्ट है और इसे ही क्या कहते हैं, मिस्र। और ये है गाजा वाला एरिया, ये गाजा। और ये कौन सा एरिया होता है? वेस्ट बैंक का। इन्हीं दोनों को मिला के कहते हैं फिलिस्तीन। तो ये हो गया। तो ये वाला एरिया जो है फिलाडेल्फी, ये नीचे वाला हो गया, और ये नेटजरी में ये कहाँ पे? गाजा ही को बांटता है। तो ये वाला एरिया दोनों हमने देखे।
अब थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं कि इसी के इजराइल के ठीक ऊपर वाला एरिया है लेबनान का। कौन सा देश है? लेबनान। लेबनान की सीमा लगी हुई है मेडिटेरियन से। तो पहला एक ये आ सकता है कि किस किस की सीमा लगी है। तो लेबनान की सीमा किससे लगी है? भूमध्य सागर से। उसके बाद ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये सीरिया का एरिया है, और यहीं पे गोलन हाइट्स सीरिया का था। ये हालांकि इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था। और ये है सी ऑफ गैलिली। इस क्षेत्र में पानी का एकमात्र यही केंद्र है। तो सी ऑफ गैलिली है जो झील है। तो सी ऑफ गैलिली, और ये क्या है? गोलन हाइट्स की पहाड़ियां जो इसराइल के कब्जे में है। उसके बाद डेड सी, ये देखेगा यहाँ पे डेड सी। और ये यहीं पे है जॉर्डन रिवर बहती है। तो डेड सी क्यों इधर है? क्योंकि इधर जॉर्डन देश है, तो जॉर्डन रिवर भी इधर बहती है। तो ये हो गया। और इस एरिया में ये क्या है? अकावा की खाड़ी है। अकावा की खाड़ी, अकावा की खाड़ी से जॉर्डन भी सीमा लगाता है थोड़ी सी, और इसराइल भी लगाता है थोड़ी सी सीमा। तो क्या क्या देखा? इसराइल की सीमा किस किस से लगती है? तो इस एरिया में तो ये वेस्ट बैंक तो उसी के अंतर्गत ही है जो फिलिस्तीन कहलाता है, और ये है वो गाजा जहाँ अटैक हुए थे। ये पूरा एरिया किसका है? इसराइल का है। ऊपर की तरफ इसराइल में लेबनान देश है, इधर की तरफ कौन सा है? सीरिया है, इधर जॉर्डन मिल जाएगा। तो ये, और हम बात कर रहे हैं इस एरिया की अभी। तो ये है। तो इस एरिया में हमने देख लिया, ये पूरा है। अब यहाँ पे सिटी दे दिए, देश कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उनके नाम दे दिए। जैसे यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा गोलन हाइट्स, तो ये रहा गोलन हाइट्स जो पहाड़ है। तो गोलन हाइट्स किस किस में? तो सीरिया और इसराइल की सीमा पर स्थित है। इसराइल द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र। गाजा पट्टी जो ये वाला गाजा पट्टी है, तो यहाँ पे क्या है? इसराइल है, दक्षिण में मिस्र से घिरा है। ऐसे ही इसराइल की सीमा देख ली, ऊपर की तरफ इधर गोलन हाइट्स मतलब सीरिया है, ऊपर लेबनान, इधर जॉर्डन है, और नीचे कौन सा एरिया? ये इजिप्ट से सीमा बनाता है। तो इसराइल, ईरान इसराइल के पूर्व में स्थित है। ईरान ये वाला मिलेगा तो पूर्व में स्थित है। हमास हिजबुल्ला यमन के हाउती का समर्थन करता है। तो हमास कहाँ है? हमास वाला यही एरिया हमास का है, जो ये वाला था हमास का। हिजबुल्ला ऊपर की तरफ मिलेंगे, जो लेबनान वाला एरिया है वहाँ पे हिजबुल्ला मिलेंगे। और यमन में हाउती राइवल्स मिलते हैं, जो यमन का है सऊदी अरेबिया के नीचे। अब यहीं पे बाबल मंदेब है, मतलब रेड सी में प्रवेश करते हैं ना, रेड सी में। तो रेड सी में जैसे ही प्रवेश करेंगे, उस एरिया को जैसे प्रवेश करेंगे, कहाँ से? हिंद महासागर से, या फिर कह सकते हैं अदन की खाड़ी से, तो मिलता है बाबल मंदेब स्ट्रेट। तो ये है यमन के पास वाली स्ट्रेट है। तो ये मिलेगा। तो हमने इसकी मैपिंग भी देखी।